जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 रेशो से वस्तु तक इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं टीईसी का एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें एक सवाल आए थे। वह सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वह सवाल था कि एक उद्यमी बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो उसमें ऑप्शन थे कि पहला कि उस व्यक्ति को जो वह कार्य करने जा रहा है उसमें उचित नॉलेज होना चाहिए। दूसरा कि उसके पास धन होना चाहिए और तीसरा उसके पास धैर्य होना चाहिए और चौथा था इनमें से सभी। तो इसका उत्तर इनमें से सभी होगा, क्योंकि एक उद्यमी वही होता है जिसके पास जो कार्य करने जा रहा है उसके प्रति उसमें उसका ज्ञान हो, दूसरा उसके पास धन हो और तीसरा कि उसके पास धैर्य रखने का साहस हो, क्योंकि कोई भी उद्यम इतना जल्दी ग्रो नहीं करता है, उसमें समय देना पड़ता है। ये सब बतलाने का मेरा मकसद यही है क्योंकि यह अध्याय उद्यम पर ही आधारित है। इसमें हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें हम लोग जंतु रेशे यानी ऊन और रेशम के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 में हम लोगों ने रेशे को दो भागों में बांटे थे। पहला था प्राकृतिक रेशा और दूसरा था मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशा में हम लोग दो भाग किए थे, पहला पादप और दूसरा था जंतु। पादप यानी जूट और पटसन के बारे में हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में हम लोग जंतु रेशा के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऊन और रेशम के बारे में, और कक्षा 8 में हम लोग मानव निर्मित रेशा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन दोनों टॉपिकों को एक एक करके समझते हैं। इनको समझने से पहले आप ये दो वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोगों ने देखे कि भेड़ से ऊन कैसे निकाला जाता है और साथ ही रेशम के कीड़ा से रेशमी वस्त्र कैसे बनाया जाता है। हम लोग ऊन और रेशम को समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि वस्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते होंगे तो उसके गुण को जानने से पहले आप उसको पर्सनालिटी को देखते होंगे कि वह पहना क्या है, वह दिखता किस तरह से है, क्योंकि पहले उसका पर्सनालिटी यानी बाहरी व्यक्तित्व ही उसके पहला पर्सनालिटी को दिखाता है। तो सिर्फ कपड़ा इसी के लिए पहनते हैं कि हम अपने बाहरी व्यक्तित्व यानी अपने संस्कृति को सिर्फ दिखाएं, इसी के लिए कपड़ा पहनते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर जब आप आदि मानव को देखते होंगे तो वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या उनको शर्म नहीं आता होगा। जैसे अगर हम कभी बाज़ार जाते हैं, अगर कपड़ा से बने हुए एक झोला को लेके जाते हैं और हम अकेले लेके जाएंगे तो हमको शर्म लगेगा, लेकिन अगर पूरा लोग जो बाज़ार गए हैं अगर कपड़ा से बने झोला को लेकर के जाएंगे
तो फिर किन्हीं को शर्म नहीं लगेगा। जैसे हमारे आरएसएस में कहा जाता है कि प्लास्टिक हटाओ, चीज़ों को पुनः उपयोग में लाओ और वृक्ष लगाओ, पर्यावरण के प्रति यह कहा जाता है। लेकिन कपड़ा सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए नहीं होता है। जब आप आदि मानव को देखिएगा या अपने को ही लीजिएगा, जब आपको ठंड लगता है तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। आदि मानव के शरीर पर भी बहुत सारे बाल पाए जाते थे। वो बाल इसलिए पाए जाते थे कि जब उनको ठंड लगेगा तो रोए खड़े हो जाते थे, जिनके बीच में हवा प्रवेश कर जाता था, और हवा जो ठंड होता है उससे बचाने में बहुत मदद करता है। जिस तरह से फैट होता है जो शरीर की रक्षा करता है एवं बाहरी ठंड से बचाता है, उसी तरह से कपड़ा भी हमारे ऊपर ठंड से बचाता है। इसी के लिए कपड़ा होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ऊन को। ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊँट आदि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उससे पहले, उनको समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक वर्णात्मक प्रजनन को समझते हैं। जैसे एक जो अच्छा किस्म का नर भेड़ है और एक अच्छा किस्म का मादा भेड़ है। यानी अच्छा किस्म कहने से मतलब जिनके बाल हैं वह तंतु रूपी एवं मुलायम हैं, जिनसे अच्छे ऊन प्राप्त किए जा सकते हैं। उस तरह के नर और मादा भेड़ को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। इसी क्रॉस को हम लोग वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं भेड़ को। भेड़ है जो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ, और साथ ही राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ भेड़ों के पाला जाता है। वहाँ भेड़ इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वह बहुत ही बर्फीला है या फिर गर्म है। उनसे बचने के लिए वहाँ के भेड़ों के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं एवं मुलायम होते हैं। भेड़ के जो दाढ़ी वाले बाल होते हैं वह रुखरे होते हैं, और जो उनके शरीर पर होते हैं यानी त्वचा पर होते हैं वह तंतुरूपी और मुलायम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भेड़ होते हैं जिनके दाढ़ी वाले बाल भी मुलायम होते हैं। उस भेड़ को पत्ते, साथ ही दाल यानी जो अनाज हो गए उस अनाज को खिलाया जाता है, मक्का, और साथ ही खरी। खरी उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आप कभी दाल को मतलब सरसों को पिसवाइएगा तो उसके बाद तेल बच जाते हैं और जो सिट्ठी बचते हैं उसको खरी कहते हैं। उस खरी को भी खिलाया जाता है। एवं ठंड के जब महीना आते हैं तो भेड़ों को घर में रखा जाता है क्योंकि उन्हें ठंड कम लगे, और उसे पत्ते और साथ ही सूखे अनाज भी दिए जाते हैं। एवं जब गर्मी का महीना आता है तो उन्हें गर्मी अधिक लगता है, जिससे उनके जो शरीर पर बाल अधिक हो जाते हैं उस बाल को काट लिया जाता है। जिस तरह से हम लोगों का बाल काटा जाता है उसी तरह से भेड़ों का भी बाल को काटा जाता है। उसके सभी बालों को काट करके एक जार में रख दिया जाता है और उसमें उसको धोया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अभिमार्जन, यानी उसको सफाई किया जाता है। और उसके बाद छटाई किया जाता है, यानी जो बड़े बाल होते हैं और जो मीडियम के बाल होते हैं और जो छोटे बाल होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद बर की छटाई। जैसे जब आप किसी ऊन को देखते होंगे जो अच्छे किस्म का नहीं है, उसके ऊपर रोए रोए टाइप के आ जाते हैं, उस बर छांटा जाता है। उसके बाद अक्सर भेड़ के जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, भूरे होते हैं या फिर काले होते हैं। तो इस तरह से तो रंग बिरंग के स्वेटर या फिर मोजे नहीं बनाए जा सकते हैं।
तो उसको रंगा जाता है, उसकी रंगाई किया जाता है। उसके बाद उसे रीलिंग किया जाता है, उसे एक रोल में लपटा जाता है और उससे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। हम लोग समझते हैं भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। एक तरफ है नस्ल का नाम, एक तरफ है उनकी गुणवत्ता, एक तरफ है राज्य जहाँ पाई जाती है। लोही जो नस्ल की भेड़ है वह अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है, जो राजस्थान एवं पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसायर जो भूरी ऊन देती है वह उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली यानी नली जो गलीचे की ऊन देती है वह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल जो ऊनी शॉलों के लिए जानी जाती है वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी जो मोटी या रुक्ष ऊन देती है वह गुजरात में पाई जाती है। पाटनवारी जो हौजरी के लिए जानी जाती है वो गुजरात में पाई जाती है। हौजरी मतलब होता है ऐसा ऊन जिनका इस्तेमाल हम लोग मोजा या फिर दस्ताना के रूप में करते हैं। अब हम लोग व्यावसायिक संकट को समझते हैं। जब भेड़ के बाल को काटा जाता है तो जो मजदूर होते हैं, किसी किसी भेड़ में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है, जिनके कारण बाल काटने वाले मजदूर को सोटस नामक रोग होता है, यानी उनको रक्त संबंधित बीमारी होने लगता है। इसी को व्यावसायिक संकट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे भी जीव जिनके शरीर से ऊन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे याक जो लद्दाख एवं तिब्बत में पाए जाते हैं, उनके शरीर से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है बकरी। कश्मीर यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे एक अंगोरा नस्ल की बकरी पाई जाती है, जिससे अंगोरा नाम के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। एवं जम्मू कश्मीर में जो बकरी होते हैं उनके जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं, उससे पश्मीनी शॉल प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही ऊँट से भी ऊन को प्राप्त किए जाते हैं, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। लामा और एल्पेका नाम के जीव जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं रेशम कीड़ा से रेशमी वस्त्र बनने के प्रोसेस को, यानी सिल्क बनने के प्रोसेस को। सबसे पहले जो रेशम के कीड़ा होते हैं वह शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। जब नर और मादा रेशम के कीड़ा जनन की क्रिया करते हैं तो एक साथ बहुत सारे अंडे को देते हैं। उस अंडे को व्यापारी ले जाते हैं और जिनको आवश्यकता होता है उन्हें बेच देते हैं, और जो उन्हें खरीदते हैं वह रेशम को पालते हैं। उस पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। तो उस अंडे को लाते हैं और एक कागज़ या फिर एक कपड़ा पर रख देते हैं और उसे उचित टेम्परेचर देते हैं, ना अधिक गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, यानी उचित टेम्परेचर देते हैं जिससे उस अंडे से जो रेशम के कीड़ा है वह निकल सके। तो वह जो अंडा होता है वो फूटता है, उससे कैटरपिलर लार्वा बाहर निकलता है। पुनः उसे एक बांस के बने हुए सांचे में रख दिया जाता है और वहाँ पे शहतूत के बहुत सारे पत्ते को रख दिया जाता है। वो जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो 25 से 30 दिन तक खूब खाता है। उसके बाद वह जब बड़ा हो जाता है आकार में, तो जो वह प्यूपा अवस्था में, यानी जैसे मकड़ी हो गया, वो अपने घर को बनाता है, उसी तरह से कैटरपिलर लार्वा है जो प्यूपा अवस्था में अपने माथे पर एक मुख होता है, उससे एक द्रव्य छोड़ता है। वो प्रोटीन युक्त द्रव्य वायु के संपर्क में आता है तो वह सूख करके धागे जैसा आकार ले लेता है और वह जो प्यूपा अवस्था से कोकून में बदल जाता है, यानी वह अंदर चला जाता है और अपने ऊपर
एक संरचना 8 आकार के रूप में डिजाइन कर लेता है। तो जो रेशम कीट को पालते हैं वह कोकून की अवस्था में उसे गर्म पानी में डाल देते हैं या फिर धूप में छोड़ देते हैं, जिनसे वो कोकून के जो कीड़ा होते हैं वो मर जाते हैं और जो उसके ऊपर जो द्रव्य बना होता है यानी लार्वा, उससे रेशम प्राप्त करते हैं और उनसे अच्छे अच्छे किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं एवं काफ़ी चमकदार एवं टिकाऊ होते हैं। यह था रेशम कीड़ा से रेशमी वस्त्र बनने का तरीका। अब हम लोग समझते हैं रेशम कीड़ा का जीवन चक्र। सबसे पहले एक नर और एक मादा कैटरपिलर होता है। वह जनन क्रिया करता है तो अंडा देता है। उसके बाद कैटरपिलर लार्वा बनता है। उसके बाद वह लार्वा प्यूपा अवस्था में जाता है। प्यूपा से कोकून में बदलता है। कोकून से वह वयस्क रेशम कीड़ा बनता है। फिर वह नर या फिर मादा बनता है। इस तरह से उसका जीवन चक्र चलता रहता है। अब हम लोग रेशम कीड़ा के कुछ किस्मों को समझते हैं, जैसे टर्सर रेशम, मुग्गा रेशम, कोसा रेशम। लेकिन सबसे अच्छे किस्म के वही रेशम के कीड़ा होते हैं जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। आप लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर साथ साथ दें। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। जो रेशम के जो कीड़ा होते हैं वो अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? शहतूत के पेड़ों पर। और क्या खाते हैं? शहतूत के पत्ते को खाते हैं। जो भेड़ होते हैं वो अक्सर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा, पंजाब, वहाँ भी पाए जाते हैं। जो भेड़ होते हैं उनके प्राथमिक रंग यानी प्राकृतिक रंग क्या होते हैं? तो काला, सफ़ेद या फिर भूरे रंग के होते हैं। भेड़ क्या क्या खाते हैं? तो वे अनाज को खाते हैं और साथ ही जो खरी होता है उसको भी खाते हैं एवं पत्ते को भी खाते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं या फिर मांसाहारी होते हैं? तो भेड़ शाकाहारी होते हैं। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।